हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ लिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। एक्चुअली बेटा देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अगर किसी का, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इन्फॉर्मेशन दिया था सबसे पहले, वो दिया था सर हेनरिक हर्ट्ज ने। इनका नाम आता है बेटा, सर हर्ट्ज का नाम आता है। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो हुआ था हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखिए हमने कल किसका नाम पढ़ लिया था, सर आइंस्टीन का, सर है ना। तो सर आइंस्टीन का नाम इसलिए पढ़ लिया था क्योंकि बेटा देखो, आइंस्टीन का जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ना, उसे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने से वो चीज़ें समझनी ईजी हो गई थी, इसीलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल गया। किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। बट अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो अगर हमको बोला जाए कि हु वाज द वन हु फर्स्ट टाइम यूज द टर्म दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो सर आप नाम किसका देंगे, सर हेनरिक हर्ट्ज का नाम देंगे। ठीक, जो साइंटिस्ट हैं इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, बट आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि जो हेनरिक हर्ट्ज सर हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किसके बारे में स्टडी कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। जब ये स्टडी कर रहे थे, इनकी स्टडी के समय कुछ ऐसे पैरामीटर्स इनको दिखे जिन्होंने इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टर्म दे दिया था। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले किसको पता चल गया था, सर हेनरिक हर्ट्ज को पता चल गया था। बट इन्होंने इस पर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया। ये किस पे परफॉर्म कर रहे थे अपना एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर जज कर रहे थे। उस समय इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किया, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, कब दी थी बेटा, तो ये कुछ 1887 के अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, आप बुक से एक बार ईयर को और कंफर्म कर लेंगे। देखिए सर, ये वही हर्ट्ज हैं साइंटिस्ट, फ्रीक्वेंसी के यूनिट लिखते हो ना हर्ट्ज में, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये वही हर्ट्ज हैं बेटा जिनके बारे में आप क्या लिखते हो, अपनी यूनिट लिख के चलते हो फ्रीक्वेंसी की। तो ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे अपना क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस समय इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को क्या कर दिया था, डिफाइन कर दिया था। हेनरिक हर्ट्ज के बाद में जो नाम आता है वो आता है आपका हॉलबॉक्स का एंड लेनार्ड्स का। क्या नाम है इनका, हॉलबॉक्स एंड लेनार्ड्स। अब देखिए, आज जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं वो हॉलबॉक्स एंड लेनार्ड्स का ही एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। इनका क्योंकि एक्सपेरिमेंट बेटा ऐसा है कि इनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ना बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी आपको क्या मिलेंगे, देखने मिलेंगे। इनका भी एक अलग एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपने तरीके से शो किया है। ठीक है, अब देखिए, तो हमने ये सब चीज़ें भी सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ही पढ़नी है, और हमने आइंस्टीन को भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ही पढ़ा है। तो जो चीज़ें आइंस्टीन ने प्रूव की है, ये वही सारी चीज़ें इन्होंने भी प्रूव की, या ये बोलना चाहिए जो इन्होंने प्रूव किया है वही प्रॉपर्टीज आइंस्टीन ने भी प्रूव की थी, बट उन्होंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए उन्हें क्या मिल गया, नोबेल प्राइज मिल गया। तो चलिए फिर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए पेशेंस के साथ पढ़िएगा क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें आज पढ़नी हैं, और शायद ठीक है, चलिए वीडियो तिरछा तो नहीं हो रहा ना। अब मैं, आप लोग लाइव भी नहीं है, वरना मैं पूछ लेती हूँ आपसे बेटा कि कैसे तिरछा हो रहा है, सीधा कर लो रे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। देखिए, तो थोड़ा पेशेंस के साथ समझना बेटा, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, हमारा नहीं भाई, लेनार्ड्स का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें क्या है, दो, एक ये कैथोड है और ये आपका क्या है, एनोड है। ये वाला रॉड हमारा क्या है, ये हमारा कैथोड है। नेगेटिव चार्ज लिख दूँ, समझ जाओगे। ठीक, तो ये हमारा क्या है, कैथोड है, और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या है हमारा, इसे हम कहेंगे एनोड, इसे हम कहेंगे कैथोड। ठीक है, कैथोड हो गया, एनोड हो गया। ये आपका रेजिस्टर या बैटरी लगी हुई है, ये आपका एमिटर लगा हुआ है। और देखिए यहाँ ये आपका वैक्यूम ट्यूब है, ये वाला ट्यूब हमारा कैसा है, वैक्यूम ट्यूब है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये हमारा देखिए यहाँ पे से ओपनिंग दी गई है। इस ओपनिंग से क्या हो रहा है, यहाँ पे से कौन आ रहा है, ये रेडिएशंस आ रही हैं। ये जो आ रही हैं ये क्या है, हमारे पास रेडिएशंस हैं। अब जब रेडिएशन आ रही, छोटे छोटे क्या हो रहे होंगे, फोटॉन्स आ रहे होंगे, या नॉर्मली रेडिएशन आ रही है। जब ये रेडिएशन बेटा क्या हो रहा है, फोटॉन्स का तो नाम कह रहा
सर आइंस्टीन ने लिया था तो फोटोन कहना यहाँ पे गलत हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या आ रही है, रेडिएशन आ रही है, सन रेज आ रही है, रेडिएशन आ रही है। जब ये रेडिएशन यहाँ पे फॉल करेंगी, कहाँ पे, कैथोड के सरफेस पे, तो जब ये कैथोड के सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी, आपको पता है यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा और ये क्या करेगा, इसको एक्साइट करेगा और यहाँ से क्या निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। इस सरफेस से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि भाई रेडिएशन आएगा, रेडिएशन कैथोड पे फॉल करेगा, एनर्जी बढ़ा देगा इस मेटल सरफेस की, यहाँ से क्या निकलना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट करेंगे। और वो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता ही है। अब देखिए यहीं पे आपको आइंस्टीन पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैंने आइंस्टीन नहीं पढ़ाया होता आपको क्या लगता भाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकल रहे हैं। आपको पता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जब रेडिएशन आते हैं सरफेस पे तो वो क्या करते हैं, वो एक एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाते जाते हैं। एनर्जी बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं। अब देखिए ये अलग अलग मेटल्स के बने हुए कैथोड और एनोड हो सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है, और हर इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इतना तो पता है आपको कि ये रेज हैं, ये आके कैथोड पे स्ट्राइक कर रही हैं। जब रेडिएशन कैथोड पे स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगी। हर इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की क्या होगी, एनर्जी होगी। कोई मैक्सिमम एनर्जी से के साथ निकला होगा, कोई मिनिमम एनर्जी के साथ निकला होगा। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। देखिए ये सिर्फ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये अट्रैक्ट भी हो सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण, और दूसरी क्योंकि इनमें खुद की काइनेटिक एनर्जी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो ये इधर, यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, और ये फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, इनका एक पूरा पाथ कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। अब आप देख ही रहे हो कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स का पूरा क्लोज सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो आपको पता ही है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है तो साथ ही साथ करंट भी फ्लो होने लगती है। कौन से डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स के रिवर्स डायरेक्शन में आपको क्या मिल जाएगा, करंट भी मिलने लगेगा। कुछ समझ में आया। तो पहली चीज़ इस एक्सपेरिमेंट में जो हमें पहली चीज़ पढ़नी थी वो थी, टॉपिक तो मैंने लिखा ही नहीं, मैं ओवर एक्साइटमेंट में हमेशा भूल जाती हूँ, है ना। हमें जो पहली चीज़ पढ़नी थी बेटा वो है आपका फोटो करंट। क्या पढ़ना था हमें सबसे पहले, फोटो करंट। देखिए फोटो करंट मतलब क्या, फोटो करंट पढ़ना है हमें और स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़नी, दो चीज़ें पढ़नी है। दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे, इनके बेसिस में हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नीट और जेईई में मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्शनल चीज़ें हैं, है ना। देखिए फोटो करंट क्या होगा बेटा, देखिए ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और अगर आप लोग अच्छे से पिछला लेक्चर देखे होगे तो आपको याद होगा ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लाइट इफेक्ट के कारण निकल रहे, रेडिएशन के कारण, रेडिएशन के कारण या लाइट के कारण कोई भी चीज़ निकलती है तो आप उसे कौन सा वर्ड यूज़ करते हो, फोटो वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि रेडिएशन के इफेक्ट के कारण निकल रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते थे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते थे। तो अब ड्यू टू द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इसीलिए उस करंट को क्या कहते हैं हम, फोटो करंट कहते हैं। ये कौन सी करंट है, फोटो करंट। फोटो करंट क्यों, मतलब कौन सी करंट, with the current which flows due to the effect of photoelectron। फोटो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण जो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण जो फोटो करंट या जो करंट फ्लो होती है उसको फोटो करंट बोल दिया जाता है। इसको समझ में आया, ज़्यादा फास्ट हो गया क्या या बहुत ज़्यादा स्लो हो गया क्या। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण जो करंट फ्लो होती है उसे हम फोटो करंट कहते हैं। क्लियर, ठीक। अब देखिए पहला स्टेप हो गया फोटो करंट, सेकंड स्टेप में आइए, इसको अब स्टेप में पढ़ना अलग अलग, ठीक है। स्टेप में सेकंड आपका जो स्टेप हो जाता है दैट इज स्पेस चार्ज, ठीक। अब देखिए स्पेस चार्ज क्या होगा, कुछ देखो यहाँ से, देखिए यहाँ पे ये सरफेस है, इस सरफेस से बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये रेडिएशन कंटिन्यू आती जा रही यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए।
ये इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे भर गए पूरे, यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज हो गया यहाँ, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भर गया, ये अपनी एनर्जी से यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और इसके पास इतनी पोटेंशियल नहीं है इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास कि ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके और इस तरफ डाल सके। ठीक, देखो इस टर्मिनल के पास में क्या है, इतनी एनर्जी नहीं है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा हो गए कि ये इलेक्ट्रॉन्स अब जितने भर गए पूरे यहाँ पे, जितने भर गए ना उतने यहाँ पे फ्लो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जब क्या होगा आपका, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो नहीं कर पाएंगे तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन इस स्पेस में रह जाएंगे। किसके स्पेस में, ये कैथोड है C और ये क्या है हमारा एनोड है A। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये C और A के बीच में वो सारे इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अब जब कोई नया इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलना चाहेगा, ये क्या बोलेंगे, भैया रुक, हम तो पहले ही नेगेटिव चार्ज हैं, तू क्यों निकल रहा है करके, ये इसको इसमें से और इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलने देंगे, उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्यों नहीं हो, बहुत सारे स्पेस, क्योंकि रेडिएशन आती जाएगी उतना ये फ्लो नहीं रहता, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, भरते जाते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो ये नए इलेक्ट्रॉन्स निकलने को रोक देते हैं। अब ये चार्ज स्पेस किसको बोलते हैं, या स्पेस चार्ज किसको बोलते हैं, स्पेस चार्ज मतलब स्पेस बिटवीन C एंड A। ठीक है, स्पेस बिटवीन C एंड A जो क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आती है, ये जो स्पेस बिटवीन C एंड A है ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं स्पेस चार्ज को, इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज रीजन बिटवीन C एंड A ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स या लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो स्पेस चार्ज क्या हो गया बेटा, C और A के बीच का स्पेस हो गया, C एंड A के बीच का नेगेटिव चार्ज स्पेस हो गया। जो क्यों हुआ है नेगेटिव चार्ज स्पेस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फिर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी को आप क्या कह देते हो, स्पेस चार्ज कह देते हो। मतलब देखो दो चीज़ें समझ में आई, पहली चीज़ क्या कि रेडिएशंस आए, रेडिएशंस इस प्लेट पे स्ट्राइक किए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अपनी एनर्जी के कारण आगे बढ़े, सर्किट उन्होंने कंप्लीट कर लिया। जब इलेक्ट्रॉन्स का सर्किट कंप्लीट हुआ तो उसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या फ्लो होने वाला लगा, करंट फ्लो होने लगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण करंट फ्लो हुआ, जिसे क्या बोला गया, फोटो करंट बोला गया। ठीक, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ कि जब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए तो ये स्पेस क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो C और A के बीच का जो स्पेस है, जो नेगेटिवली चार्ज स्पेस है, उस स्पेस को क्या कहा जाता है, स्पेस चार्ज बोला जाता है। ठीक है, उस स्पेस को क्या बोल देते हैं, स्पेस चार्ज कहा जाता है। और वो क्यों नेगेटिवली चार्ज हुआ है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी संख्या वहाँ पे ज़्यादा हो गई है। क्लियर। अब थर्ड चीज़ देखते हैं। अब अगर समझो ये कोई टर्म नहीं है बट ये एक्सपेरिमेंट का एक स्टेप है। जब ये क्या हुआ था बेटा कि ये ऐसा हो गया, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या कर दिया गया, यहाँ के पॉजिटिव जो पोटेंशियल है ना उसको बढ़ाया गया। अब समझो अगर यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया जाए तो क्या होगा। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दूँ तो वो क्या करेगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक्सेलरेट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। भाई यहाँ का पॉजिटिव बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओ। पहले इसका थोड़ा सा पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, थोड़े इलेक्ट्रॉन खिंचाए, मतलब थोड़ा इलेक्ट्रॉन, अगर देखो थोड़ा सा पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा खींचेगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओ 4 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एक्स्ट्रा खींचेगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओ 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एक्स्ट्रा खींचेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एक्स्ट्रा लेने लगेगा, यहाँ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, थर्ड स्टेप में हम यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। जब यहाँ का आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे बेटा तो क्या होता है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे। यहाँ से पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसके कंपैरिजन में क्या निकलते जाएंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे। अब एक बात बताओ, जब यहाँ से एक्स्ट्रा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो करंट का क्या होगा, करंट की क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो वही समझो थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब यहाँ का हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, जब हम यहाँ का क्या कर देंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल
बढ़ा देंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे जाएंगे बेटा, बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का निकलना जब बढ़ेगा तो हमारा फोटो या जो फोटो करंट है वो भी क्या होते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बट हम क्या कितना भी बढ़ा सकते हैं क्या पॉजिटिव पोटेंशियल को, या कितना भी बढ़ाते जाओ तो हमेशा फोटो करंट बढ़ता जाएगा क्या, कि या डेफिनेटली कोई लिमिट होगी इस फोटो करंट के बढ़ने की। ठीक, देखो हम क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्यों, खुद समझ के देखो, जब इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हो तो पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया, और थोड़ा बढ़ा दिया 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेने लगा, फिर थोड़ा बढ़ा दिया 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेने लगेगा, फिर एक लिमिट तक आप बढ़ाओगे, फिर एक तो कंडीशन आ जाएगी ना भैया कि जब यहाँ का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो सारा निकल जाएगा, है ना। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो 4, मान लो अब इसका पोटेंशियल 11, मतलब कुछ एक ऐसे लिमिट तक पहुंच गया कि आपने उसका पोटेंशियल उतना कर दिया, यहाँ का जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो सारा निकल गया। अब उसके बाद आप पोटेंशियल बढ़ा भी रहे हो तो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब नहीं निकल रहे। क्यों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, क्योंकि अब बचे ही नहीं, अब सिर्फ उतने ही निकल रहे हैं जितने रेडिएशन से यहाँ आ रहे हैं और रेडिएशन के कारण निकल रहे हैं। अब सिर्फ वही अट्रैक्ट हो रहे होंगे, वही आ रहे होंगे, मतलब कोई स्पेस चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा होगा। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा होगा जिसके लिए उसके बाद भी अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद भी अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो भी करंट की वैल्यू आपकी नहीं बढ़ेगी, तो भी क्या हो जाता है बेटा, करंट की वैल्यू हमारी नहीं बढ़ती है। जो स्पेस चार्ज है वो खत्म हो जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं निकलते हैं, सिर्फ वही अट्रैक्ट होके क्या होते रहते हैं, सर्किट में फ्लो होते रहते हैं। समझ में आया, ये हमारा थर्ड स्टेप है इस एक्सपेरिमेंट का। फोर्थ जब क्या हो गया, इसे कहते हैं सैचुरेशन लिमिट। ये जो थर्ड स्टेप को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेशन लिमिट। सैचुरेशन लिमिट मतलब एक ऐसा एक ऐसा पॉजिटिव पोटेंशियल जिसके लिए करंट की वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। मतलब देखो एक पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, जितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके यहाँ सर्किट में चले जा रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ ये रेडिएशन यहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, सर्किट में फ्लो हो रहे हैं। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्पेस चार्ज क्रिएट नहीं कर रहा। मतलब जो सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे उनकी नंबर कांस्टेंट हो गए। मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर कांस्टेंट हो गए, यानी क्या कांस्टेंट हो गया, आपका फोटो करंट कांस्टेंट हो गया। समझ में आई चीज़। वैसे अभी हम इन चीज़ों को 1 से 2 बार अभी और देखेंगे, पर आप फिर भी थोड़ा सा समझिए। थर्ड स्टेप समझ में आया। अगर थर्ड स्टेप को मैं इन शॉर्ट लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, पहले हमने क्या किया, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया। पहले हमने क्या कर दिया बेटा, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया। पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जा रहे थे, आपके इंक्रीज हो जा रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। इसके कारण आपका क्या इफेक्ट हो रहा था, फोटो करंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे यानी फोटो करंट भी बढ़ रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होने के कारण क्या हो गया, आपका फोटो करंट कांस्टेंट हो गया। तो इतना समझ में आया आपको, फोटो करंट क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। इसी करंट को या इसी पोटेंशियल को क्या कह दिया जाता है, सैचुरेशन लिमिट कह दिया जाता है। समझ में आया, ठीक। अब देखो इसके बाद का जो स्टेप है, अगर इसके बाद क्या कर दिया जाए, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था अगर इसे नेगेटिव कर दिया जाए। पहला स्टेप फोटो करंट, सेकेंड स्टेप स्पेस चार्ज, थर्ड स्टेप में इसे इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाना, फोर्थ स्टेप इस पॉजिटिव पोटेंशियल को नेगेटिव पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देना। ठीक, अब देखो अगर इस पॉजिटिव पोटेंशियल को आप नेगेटिव पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा। अगर इसको नेगेटिव कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आने देगा क्या, नहीं आने देगा। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये नेगेटिव पोटेंशियल हम एक साथ तो नहीं कर सकते, पूरा का पूरा नेगेटिव, पूरा पॉजिटिव है, तो जब नेगेटिव करोगे तो नेगेटिविटी इसकी धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, नेगेटिविटी इसकी क्या बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। मान लिए पहला ये थोड़ा सा नेगेटिव है, मैं थोड़ा अलग कलर से, पहले ये थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, थोड़ा नेगेटिव हुआ, तो जब ये थोड़ा सा नेगेटिव है, इसकी नेगेटिविटी कम है, उस समय ये क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को आने देगा। क्यों बाकी इलेक्ट्रॉन्स को आने देगा,
थोड़ा खुद सोच के देखो, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है बेटा, अलग अलग है। जिसकी एनर्जी कम होगी उसको ये रिपेल कर पाएगा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको ये क्या करेगा, नहीं रोक पाएगा, वो एक क्रॉस कर जाएगा। मतलब जब ये नेगेटिव इसको कन्वर्ट करेंगे, और नेगेटिविटी जब इस पोटेंशियल की इसकी नेगेटिव पोटेंशियल जब कम होगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। जैसे जैसे आप इसकी नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना क्या होते जाएगा, कम होता जाएगा। और एक वैल्यू ऐसी आएगी नेगेटिव पोटेंशियल की जिसके लिए पूरे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या हो जाएगा, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपेल कर देगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देगा। तो ऐसी वैल्यू, इस नेगेटिव पोटेंशियल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना पूरी तरीके से बंद हो जाए, मतलब करंट का फ्लो होना पूरी तरीके से बंद हो जाए। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो नहीं हो पाए, मतलब क्या नहीं हो पाएगा, फोटो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो मतलब एनोड ए पे नेगेटिव पोटेंशियल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फोटो करंट की वैल्यू क्या हो, जीरो, फोटो करंट फ्लो ना हो, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम से ही पता चल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो भाई एनोड पे नेगेटिव चार्ज की या नेगेटिव पोटेंशियल की ऐसी वैल्यू, क्योंकि एक साथ तो पूरा नेगेटिव नहीं हो सकता ना भाई, कोई भी चीज़ को नेगेटिव करोगे तो धीरे धीरे बढ़ाओगे। तो एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाए, पूरी तरीके से रोक दिया जाए, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाए। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स रुक गए, इसका क्या मतलब है, अब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो नेगेटिव, इस एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ना हो, वो वैल्यू क्या कहलाती है बेटा, हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाती है। पूरा एक्सपेरिमेंट आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये एक्सपेरिमेंट इतना ही था। ठीक, अब इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, कैसे इन सारी चीज़ों को समझाया था। और कहीं ना कहीं इसी एक्सपेरिमेंट में देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही तो है कि इलेक्ट्रॉन एक सरफेस पे क्या हुआ, रेडिएशन आ रहे थे, रेडिएशन में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, यही तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। इन्होंने ये बताया था इस एक्सपेरिमेंट में इसके अलावा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे ना, ये किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही निकलते थे। मतलब इस वेवलेंथ को इन्होंने वैरी किया था। ये जो रेडिएशन हमने पढ़ा था ना आइंस्टीन के इफेक्ट में कि लो वेवलेंथ और हाई फ्रिक्वेंसी, लो वेवलेंथ और हाई फ्रिक्वेंसी, ये दो पैरामीटर्स हमने पढ़े थे। तो इन्होंने भी क्या किया था, यहाँ पर एक वेवलेंथ का एक अलग से सिस्टम लगा दिया था, और वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी को वैरी कर करके देखते थे। तो जब वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी वैरी कर देते ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकलने की टेंडेंसी भी क्या होती थी, अलग अलग होती थी। तो उससे इन्होंने प्रूव किया था कि भाई ये जो वेवलेंथ आते हैं ये कैसे आते हैं। अलग वेवलेंथ अगर रखोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना ही बंद हो जाता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो इनके एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ स्टेप्स समझ में आए। अगर कभी आपको एग्जाम्स दिखो, यहाँ से आपको जो चीज़ें एग्जाम में पूछेगा वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, फोटो करंट क्या है, स्पेस चार्ज क्या होता है, और अगर हम लाइट की रेडिएशन बढ़ा दें तो फोटो इलेक्ट्रिक स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने मिलेंगे, जो हम अभी आगे करने वाले हैं। इतना समझ में आया। एक बार चलिए समराइज कर लेते हैं इसको। मैंने आपके लिए कुछ लिख के रखा है ताकि आप लोग को थोड़ा इजी हो जाए। ठीक, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में बेटा, फोटो करंट के बारे में। ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आप लोग इसे बाद में लिख लें। ये कंप्लीट हुआ? ठीक, आई गेस हो गया। ये इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं कर सकती वरना तुम लोग को मेरा बेड चादर सब दिखने लगेगा। ठीक है, इतने में स्क्रीनशॉट लेके रख लो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। चलो अब देखो, ये आपके लिए मैंने लिख दिया फोटो करंट। तो फोटो करंट में हमने क्या पढ़ा कि द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो करंट क्या बेटा, द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण जो करंट फ्लो होती है उसको क्या बोल देते हैं, फोटो करंट बोल देते हैं। ठीक, स्पेस चार्ज, स्पेस चार्ज मतलब इट इज अ नेगेटिव चार्ज, इट इज अ स्पेस चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज बिटवीन, अरे इसको क्या दिख दिया मैंने, नेगेटिव चार्ज रीजन बिटवीन, ये बिटवीन बीच में आ गया है, ये बिटवीन यहाँ होना चाहिए। ठीक है, इट इज अ नेगेटिव रीजन बिटवीन ए एंड बी ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स।
स्पेस चार्ज क्या है बेटा, ए एंड बी के बीच में। इमेजिन कर पा रहे हो थोड़ा, कैथोड और एनोड के बीच में नेगेटिव चार्ज स्पेस है। किसके कारण नेगेटिव चार्ज बना है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। देखो देखो यहाँ पूरा लिख दिया है, इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द एनोड, नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द एनोड सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, कैथोड के कंपैरिजन में इसमें अगर हम नेगेटिव चार्ज अप्लाई करें, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रिपेल्ड बाय एनोड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिपेल करने लगेगा, एनोड रिपेल करने लगेगा। एंड फोटो करंट डिक्रीजेस ऑन फर्दर इंक्रीज ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड ए, और अगर आप फिर से नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं एनोड का, तो क्या होने लगेगा, आपका फोटो करंट डिक्रीज होने लगेगा। और फाइनली एक सिचुएशन आएगी जब जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके ए पे पहुंचना बंद हो जाएंगे और फोटो करंट क्या हो जाएगा, बिकम्स जीरो। एट दैट टाइम द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विच स्टॉप्स द फोटो करंट इज नोन एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। कुछ समझ में आया रे लेका लो? चलो, नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखो, ठीक है। आपको आज तो समझाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप रो चाहे आप गाओ। अच्छा वाला गाना आता हो तो मेरे को भी सुना देना। देखो, आई एम ट्राइंग टू प्लॉट समथिंग, कि आप लोग थोड़ा बता दो मेरे को क्या है। मैं एक ग्राफ प्लॉट करने जा रही हूँ इस चैप्टर में। बेटा ग्राफ का बहुत वैल्यू, ये एक मच्छर ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बहुत देर से परेशान कर रहा है। और ठीक है, देखो इस एक्सिस में अगर हम क्या करें, करंट लिखें, और यहाँ पे हम लिखें मान लीजिए पोटेंशियल ऑन एनोड। क्या लिख रही हूँ मैं, पोटेंशियल ऑन एनोड, क्योंकि हम एनोड पे ही तो पोटेंशियल बढ़ाते कम कर रहे थे। अभी तक किस में पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो किस पे बढ़ाया, एनोड पे ही बढ़ाया। नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया किस पे बढ़ाया, एनोड पे ही बढ़ाया। तो इसलिए हमने क्या लिखा, एनोड का पोटेंशियल। क्लियर? अब देखो, अगर प्रोसेस समझ में आया होगा, ग्राफ समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप बताओ, पहले स्टेप में क्या हो रहा था, कहाँ गया डायग्राम, निकालते हैं वापस। पहला स्टेप, अब फोटो करंट पहला स्टेप मत बोलना, पहला स्टेप मतलब इनिशियल, जब कुछ नहीं हो रहा था। जब कुछ नहीं हो रहा था तब क्या था, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, रेडिएशन आ रहा था, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा था, फोटो करंट निकल रहा था। इतना पहला स्टेप। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मतलब करंट जा रहा है बेटा, मतलब इनिशियल में ही, जब हमने कुछ नहीं किया, जब हमने ना इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, जब ना हमने इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया, उस समय भी करंट की कुछ वैल्यू है। मतलब ये ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ कहीं होगा भैया, कुछ तो वैल्यू है ना करंट की इनिशियल में ही। अभी तो ना पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा है ना नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा है, सिर्फ रेडिएशन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के कारण फोटो करंट निकल रहा है। समझ में आई चीज? इसलिए यहाँ पे ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। क्लियर? ठीक। अब देखो, अब स्पेस चार्ज को बनाने मत बैठ जाना। सेकंड स्टेप किसको बनाना है, जो स्टेप है उसको बढ़ाना है। सेकंड स्टेप में क्या किया था, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया था। तो याद करो, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से, पॉजिटिव पोटेंशियल जब बढ़ा रहे थे तो इस सर्किट में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलने लगे थे। जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे क्या हो रहे थे, इस सर्किट से देखो ये ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा तो इस सर्किट में भी तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे। तो इसका जैसे जैसे पॉजिटिव टर्मिनल बढ़ाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगे, ज़्यादा फ्लो होने लगे। मतलब करंट भी क्या फ्लो होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। एक टाइम के बाद जब पोटेंशियल बढ़ा रहे थे फिर भी करंट फ्लो नहीं बढ़ रहा था। क्यों नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्लो नहीं हो रहे थे। क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे थे, क्योंकि इसके बीच के तो सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब कहाँ से आएंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो रेडिएशन के थ्रू इस मेटल सरफेस से निकल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब कि जब पॉजिटिव पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ाओगे तो क्या होगा, करंट धीरे धीरे बढ़ेगा और एक सैचुरेशन लिमिट पे आ जाएगा। अब इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करो भैया, देखो पोटेंशियल है ना, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड जब हम बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, करंट धीरे 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 बढ़ रहा है और फाइनली एक वैल्यू पे आ जा रहा है। तो ये देखो, पॉजिटिव पोटेंशियल मैंने बढ़ाया, जब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट क्या हो रहा है, ये करंट है ना, ये करंट देखो धीरे 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 बढ़ रहा है। ये वाला ग्राफ क्यों, ये देखो ये बढ़ रहा है, पोटेंशियल भी, इस ग्राफ के लिए पोटेंशियल भी बढ़ रहा है,
ये देखो पोटेंशियल आगे जा रहा हो ना, ये दोनों तरफ से आगे जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, मतलब पोटेंशियल भी बढ़ रहा है और करंट भी बढ़ रहा है। फिर एक टाइम के बाद कितना पॉजिटिव पोटेंशियल को कितना भी बढ़ा लो, करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इस ग्राफ के लिए क्या है, इस वाले ग्राफ के लिए करंट कांस्टेंट है, बट पोटेंशियल क्या है, देखो पोटेंशियल इंक्रीजिंग है ना। तो पोटेंशियल को कितना भी बढ़ा लो, करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, ये हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप में क्या कर दिया, इसको नेगेटिव पोटेंशियल में कर दिया। तो जब इसको नेगेटिव पोटेंशियल में कन्वर्ट किया बेटा, तो जब ये थोड़ा सा नेगेटिव था तब ये क्या कर रहा था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा था, मतलब करंट उसका ज़्यादा था। फिर इसका जब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए तो ये क्या किया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लगा। अब एक नेगेटिव पोटेंशियल इतना बढ़ गया कि ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स को रोक दिया और करंट को स्टॉप कर दिया। तो ये जब ऐसे आगे बढ़ाओगे तो ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा बेटा, ऐसे आगे चला जाएगा, ये पूरा कर्व बन जाएगा ऐसे। और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू नेगेटिव पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0। मतलब इसमें अब कोई आपका करंट फ्लो नहीं होगा। देखो करंट 0 हो गया पूरा, और कब 0 हुआ, 0 पोटेंशियल पे नहीं ना, नेगेटिव पोटेंशियल पे। जब हमने क्या दिया, 0 पोटेंशियल नहीं, जब ये देखो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है ना, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। और जब हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, नेगेटिव पोटेंशियल की एक वैल्यू जहाँ पे क्या नहीं फ्लो हो रहा है, आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये ग्राफ थोड़ा ऐसे कर्व होना चाहिए था, बुक में देखना ऐसे मस्त प्यारा सा कर्व बना के देखता है। ठीक है, अब थोड़ा हमारा तो जानते हो आदत आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, तो ये ऐसे पूरा कर्व बना, समझ में आया कुछ। यहाँ से पहला ये फर्स्ट स्टेप, उसके बाद ये वाला ग्राफ पॉजिटिव जो पोटेंशियल इंक्रीज किया उसको शो कर रहा है, ये वाला ग्राफ जब हमने नेगेटिव कन्वर्ट किया उसको शो कर रहा है। ये वाला पॉइंट क्या दिखा रहा है, हमारा सैचुरेशन दिखा रहा है, ये हमारा सैचुरेशन दिखा रहा है। कांस्टेंट करंट क्या दिखा रहा है ये बेटा, कांस्टेंट करंट को दिखा रहा है। और ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्या है ये, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब इस पोटेंशियल पे आपका क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कुछ समझ पाए, ठीक। अब समझ पाए हो अगर, तो अभी मेरे को आपका और बहुत सारा दिमाग खराब करना है। थियरी यहाँ कंप्लीट होती है, इसके आगे हम इसके डेरिवेशंस पे जाते हैं। ठीक, पेशेंस के साथ पढ़ना, ये वीडियो लंबा होने वाला है, मैं इसमें कोई भी चीज़ें आपकी नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो फिर ऐसा हो जाएगा कि फिर ये मुझे स्टार्टिंग से ही कंप्लीट कराना पड़ जाएगा। ठीक, देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। अब डेरिवेशन देखते हैं, बहुत बड़ा सा कोई डेरिवेशन नहीं है। हमने देख लिया था हमारे पास क्या था बेटा, 2 प्लेट्स थे, एक हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। इनके बीच में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन स्टॉप कब हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये पूरी स्टॉप कब हो रहे हैं, जब ये अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी अगर वर्क डन में कन्वर्ट कर देना। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल कब आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कब आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इनकी पूरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ जाने में, यानी वर्क डन करने में ख़त्म हो जाएगी, वो यहाँ से ट्रैवल नहीं कर पाएगी। मतलब इनकी जो पूरी एनर्जी है वो इन 2 चार्ज के बीच किए गए वर्क डन के अगर बराबर हो जाए तो वहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसकी जो एनर्जी है वो देखो आपने पढ़ा होगा, अगर 2 चार्ज हैं, ये 2 चार्ज हैं, चार्ज के बीच अगर आप मतलब ये 2 टर्मिनल है, नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में अगर आप किसी आवेश को रखेंगे तो आवेश क्या करता है, कुछ काम कर सकता है, और उसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, Q = Q × V0 करके। कोई चार्ज अगर कहाँ रखा जाए, विद्युत आवेश में या विद्युत क्षेत्र के बीच में रखा जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है। और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या, कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए मतलब इसमें जो हाईएस्ट एनर्जी, जो देखो सबकी एनर्जी अलग अलग है, अगर जिस इन सब में जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी
वो भी अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो जिस पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी ना, वो भी क्या हो गई, वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। वो क्या हो गई, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, कुछ भी यहाँ आगे नहीं जा पाया। वो पूरा का पूरा एनर्जी उसका यहीं वेस्ट हो गया, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा था, ये लगा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये लगा रहा था अपना काइनेटिक एनर्जी। दोनों के कारण इसका फोर्स ज़्यादा हो गया, ये बेचारा आगे नहीं बढ़ पाया। अल्टीमेटली क्या हुआ, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी की पूरी एनर्जी यहीं वेस्ट हो गई। किस में वेस्ट हो गई, उसने कुछ काम किया। किसको काम किया, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए उसने वर्क डन किया, तो ये वर्क डन हो गया। अब इस वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, Q इंटू वी नॉट। क्यू चार्ज है ना, जो कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, Q इंटू वी नॉट। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी तो आप पढ़ चुके हो बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने कल ही पढ़ा था। तो Q को मैं इलेक्ट्रॉन लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज हमको लिखना पड़ेगा। तो इससे हम लिख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से अगर मैं वी नॉट लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ बेटा, काइनेटिक एनर्जी दैट टू मैक्सिमम अपॉन ई। अब यही मेरे लिए क्या है, मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। देखो वी नॉट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, और हमने क्या लिखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही लिखा है। तो स्टॉप करने के लिए ये कंडीशन कि जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी अगर इस यहाँ से यहाँ क्रॉस करने के वर्क डन के बराबर हो जाए तो भाई क्या होगा कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं बचेगी, ये आगे नहीं जा पाएगा। ठीक, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बटे इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के। अब देखो और समझो थोड़ा, जिसको ना समझ में आ रहा हो फॉर्मूला रट लियो, एग्जाम के लिए बता रही। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखे हो, कल पढ़े थे आइंस्टीन इक्वेशन में, E माइनस 5/E, ऐसे ही पढ़े थे। E क्या था, E क्या था, एनर्जी ऑफ अ फोटॉन। E क्या था बेटा, एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, एक फोटॉन की एनर्जी थी। एंड 5 वर्क फंक्शन था। V नॉट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, hc बाय लैम्डा इंटू ई माइनस 5/E। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, मैंने इसको डिवाइड नहीं किया, E बाय ई माइनस 5/E नहीं किया, E डायरेक्टली लिख दिया, चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा किसका, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ठीक है, समझ में आया। तो ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को याद रखोगे। ठीक, अब देखो, सॉरी, अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो आप एक चीज़ समझो कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड किस पे कर रहा है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक चीज़ें क्या है आपकी, ये फाई है, और दूसरा क्या है आपका लैम्डा। डायग्राम से ये वैल्यूज से देखो समझ में आ जाएगा। सी कांस्टेंट है, प्लैंक्स देखो, सी लाइट स्पीड कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट। तो क्या वेरी कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ फाई वेरी कर रहा है, और क्या वेरी कर रहा है, लैम्डा वेरी कर सकता है। तो जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तुम लोग। ठीक है, ध्यान रखना, जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा, एक हमारा किस पे डिपेंड करता है, फाई पे, और दूसरा हमारा किस पे डिपेंड करता है, लैम्डा पे। अगर कोई बोले कि स्टॉपिंग डज, आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है डिपेंड्स अपॉन ई, नहीं करता। चलो देखते हैं कैसे नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से आपके लिए लिख के रखा है, ये मैंने इसलिए लिख लिया था कि मैं खुद ना भूल जाऊँ कि आपको क्या पढ़ाना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, दिमाग आता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है कहाँ, कैमरा पे, और चीज़ें स्किप हो जाती, बाद में आ जाता है अरे वीडियो पे इसको भी इंक्लूड करना था। चलो इसीलिए देखते हैं। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, अभी हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बेटा, वी नॉट। फॉर्मूला क्या लिखा, hc/E, बोलो hc/E, और फिर 5/E, hc/E, लैम्डा तो लिखना भूल गए, लैम्डा/E, सॉरी hc लैम्डा E माइनस 5/E। क्लियर। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं कि
अगर मैं बोलूँ कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दी जाए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दी जाए, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अगर क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज हो गया तब क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज हुआ तब क्या होगा, आपने कल पढ़ा था नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। समझते चलना, ठीक है। मैंने क्या बोला, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ गया मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए बेटा मतलब क्या हुआ, ज़्यादा फोटॉन्स यानी ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे। और मान लो एक फोटॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन को भी एमिट कराता है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहा है। समझ में आई चीज़, तो क्या बढ़ गया, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए यानी आपका फोटो करंट बढ़ गया। क्या बढ़ गया, फोटो करंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, फोटो करंट इंक्रीजेस। बट एक बात बताओ, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों रिमेन कांस्टेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों रिमेन कांस्टेंट बेटा, सोचो थोड़ा सा, दिमाग लगाओ। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा, E माइनस फाई बाई ई। ठीक, और E क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन। E क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन। इसलिए क्या इस कहीं भी मैंने लिखा, इसमें से देखो कहीं भी आपको पता चल रहा है कि एनर्जी एक फोटॉन की एनर्जी बढ़ती है क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से, नहीं बढ़ती। हमने कल ही पढ़ा था जब हम रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, एक फोटॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती। और E क्या है, एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटॉन। इसलिए जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। बट अगर इनमें से कोई आपको ऑप्शन में मिले तो डेफिनेटली दे विल चेंज। समझ में आया ये पैरामीटर कि नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखो। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, फोटो करंट बढ़ जाएगा। अब जब फोटो करंट बढ़ गया तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, बदलता कब बदलता पता है, जब आपका लैम्डा चेंज हो जाता या फाई चेंज हो जाता। फाई कब चेंज होगा बेटा, जब अलग अलग मेटल सरफेस होंगे। खुद सोचो, किसी एक मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा क्या, नहीं होगा। मतलब ये फाई क्या है, किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने वाली एनर्जी। तो फाई कब चेंज होगा, जब अलग अलग मेटल सरफेस होंगे तब फाई चेंज होगा। और लैम्डा कब चेंज होगा, वेवलेंथ कब चेंज हो जाएगी, जब आपके पास लाइट अलग अलग होगी। भाई वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ कब, जब अलग अलग लाइट होगी तब आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा। समझ में आई चीज़ें, ठीक। तो इसी टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। चलिए, आपका दिमाग का टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लेके चलते हैं, ठीक है। इतना आपको अगर समझ में आ गया हो तो हमने बहुत सारी, और ये लगभग हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक। अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें, 2 न्यूमेरिकल हम आज देखते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहीं कंप्लीट हो जाएगा। और आपको फिर अगर कोई डाउट आएगा तो आप अपना सेंड करिएगा मुझे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन देख के बताइए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा एन 1/λ। ठीक, कायदे से मुझे आपको ग्राफ पहले बताना था जहाँ पे हमने डिराइव किया है। कहाँ पे हमने डिराइव किया था, ये जब हमने डिराइव किया था, बट मैंने इसको यहाँ नहीं बताया क्योंकि मुझे यहाँ बताना ही है ना। देखिए, अब
आपको बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा और 1/λ का ग्राफ। ठीक, दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल का। क्या फॉर्मूला? hc/λe माइनस phi/e। ठीक, किससे कंपेयर कर सकते हो? y इज इक्वल्स टू mx माइनस सी से कंपेयर कर सकते हो। y इज इक्वल्स टू mx माइनस सी से कंपेयर कर सकते हो। m की वैल्यू क्या है? ये m की वैल्यू है, क्योंकि वैरी क्या करेगा? लैम्डा ही वैरी करेगा, बाकी तो चीज़ें कांस्टेंट है भाई, h कांस्टेंट, c कांस्टेंट, e कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा m, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा हमारी c। क्लियर? तो जब आप ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? 1/λ। देखो 1/λ है x की जगह में, और आपका ये क्या मिलेगा? नेगेटिव c। ये वाली वैल्यू देखो नेगेटिव है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये ग्राफ, और फाइनली कैसा चला जाएगा? ऐसा या ऐसा जाएगा। ठीक, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? ठीक लिखा क्या? hc/e होगा। ये इसका क्या हो जाएगा? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? स्लोप हो जाएगी, और ये इसका क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा, दैट इज phi/e। क्लियर? और यहाँ पे आपका y एक्सेस में क्या है? v0 है। तो देखो कौन सा ग्राफ आपको सही दिख रहा है? ये ग्राफ तो गलत हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये जस्ट इनवर्स है। मतलब ये ग्राफ आपका सही है, ये वाला ग्राफ आपका सही है, लेकिन ये मल्टीपल करेक्ट है। एक ग्राफ और सही होने वाला है, कौन सा है बताइए? देखिए, एक तो 1/λ वर्सेस है और ये लैम्डा वर्सेस है, दोनों लैम्डा वर्सेस है और ये 1/λ वर्सेस है। मल्टीपल करेक्ट है कैसे पता चला बेटा? क्योंकि उसने ऑप्शन ही दो पूछे हैं, लैम्डा वर्सेस एंड 1/λ वर्सेस। क्लियर? अब देखो लैम्डा कैसे होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, ये तो देख के पता चल रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर लैम्डा को बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या होना है? कम होना है। अब दोनों ग्राफ को चेक कर लो, इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे लैम्डा बढ़ रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब ये नहीं है। ठीक, इस ग्राफ को चेक करो, इसमें देखो, इसमें ये लैम्डा कम हो रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब ये सही है। क्लियर हुआ? तो बस ऐसे ही टाइप के ग्राफ हैं, लेकिन फॉर्मूला याद है तब तो बना पाओगे, और इसका ग्राफ बना रहे हो तब बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बनने वाला। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, तुम्हारे दिमाग का एक्सपेरिमेंट। अगर इस क्वेश्चन को बना लोगे तो आई गेस मैं ये समझूंगी कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया, और अगर नहीं बना पाओगे तो फिर से पूरा वीडियो देखना बैठ के, समझ गए? चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? द फिगर दिख रहा है क्या? द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ फोटो करेंट। क्या किसका वेरिएशन शो कर रहा है? फोटो करेंट का। विथ एनोड पोटेंशियल फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशन। पहले तो क्वेश्चन समझो, फिगर क्या दिखा रहा है? फोटो करंट दिखा रहा है। वेरिएशन ऑफ क्या दिखा रहा है? फोटो करंट। विथ एनोड पोटेंशियल फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, मतलब अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, मतलब सरफेस कौन सी है? एक ही फोटो सेंसिटिव सरफेस है। फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशंस, रेडिएशन कितने हैं? 3 अलग अलग रेडिएशन आ रहे हैं, एक ही सरफेस पे आ रहे हैं। क्वेश्चन समझना, वरना ये ऑप्शंस देख रहे हो ना, दिमाग हिला जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इजीली बनाओगे, देख के डर मत जाना। ठीक है, सरफेस एक ही है, यानी क्या? कौन? देखो अगर क्वेश्चन पढ़ पाओगे बेटा अच्छे से तो सबसे पहले दिमाग में डाल लो कि अगर सरफेस एक ही है, फाई विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब अब सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें समझ में आएगी ना भाई। किसकी? ये देखो क्या बोल रहा है? लेट IA, IB, IC बी दी इंटेंसिटीज एंड FA, FB, FC बी दी फ्रिक्वेंसीज फॉर द कर्व A, B एंड C। ठीक है, अब ये IA, IB, IC क्या है? इंटेंसिटी है। FA, FB, FC क्या है? फ्रिक्वेंसी है। और आपको बताना है कि इस कर्व को देख के एनालिसिस करना है कि कौन से पैरामीटर सही हैं। ठीक, अब मैं इसको देख के जज नहीं करने वाली, मैं इसको देख के जज करने वाली हूँ, और आप लोग भी ऐसा ही करेंगे। चलिए समझिए, सबसे पहले कर्व B और C को देखो।
कर्व बी और कर्व सी। ठीक, कर्व बी और कर्व सी का क्या सेम दिख रहा है बेटा? ये वाली लाइन क्या बताती है? ये वाली लाइन कांस्टेंट करंट बताती है। अगर मैं बी और सी को देखूं, तो इसका क्या दिखा रहा है? करंट कांस्टेंट दिख रहा है, सी का और बी का, है ना। करंट इसका कांस्टेंट हो जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? करंट कांस्टेंट यानी क्या चीज कांस्टेंट? इंटेंसिटी कांस्टेंट बोल सकते हो भाई। अगर करंट कांस्टेंट है मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। इसमें देखो, खुद सोचो, क्या कांस्टेंट है? करंट कांस्टेंट है, मतलब क्या कांस्टेंट हो गया? करंट कांस्टेंट है यानी इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट हो गए। करंट कांस्टेंट हो गया यानी क्या हो गया बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट हो गए मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई। क्यों इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई? अभी तो पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट, रिवर्स में जाओ, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट यानी नंबर ऑफ फोटॉन सेम, नंबर ऑफ फोटॉन सेम यानी इंटेंसिटी सेम। तो रिवर्स में पहुंच गए ना। पहले यहाँ से स्टार्ट किए थे तो उल्टा चले, तो यहाँ पे ये समझ में आया इस ग्राफ को देख के, लेकिन उसके लिए समझना जरूरी है। अगर ये ग्राफ देख के समझ ही नहीं पाओगे कि ये कौन सा रीजन है, तो ये सैचुरेशन रीजन है, याद करो। ये कौन सा रीजन है मेरा? सैचुरेशन रीजन है। और यहाँ पे करंट क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो जब इस ग्राफ को देख के समझ पाओगे कि इन दोनों का क्या चीज सेम है, तब तो उसके बेसिस पे एनालिसिस कर पाओगे। ठीक, तो इन दोनों ग्राफ को हम ये देख पाए कि इनका करंट क्या हो रहा है? कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट हो रहा है मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे मतलब फोटो आपका क्या होना चाहिए? सॉरी, फोटो करंट सेम होगा। फोटो करंट सेम होगा यानी फोटो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और सारी चीजें फिर जो, अरे यार ये जो कहाँ गया वो डायग्राम, ये जो पढ़े थे ना अपन, ये वाला देखो, फोटो करंट सेम है इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन सेम, और फोटो इलेक्ट्रॉन सेम यानी फोटोन सेम, और फोटोन सेम यानी रेडिएशन सेम। अब उल्टा चलो, या ऐसे चलो या ऐसे चलो, ये दोनों टर्म में याद होना चाहिए तभी ये चीज बनाओगे। ये पहला वाला टर्म उसी से बना है। इंटेंसिटी क्यों सेम हो गई? क्योंकि करंट सेम हो गया। करंट सेम हो गया मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। इलेक्ट्रॉन सेम हो गया मतलब फोटोन सेम हो गया। फोटोन यानी रेडिएशन सेम हो गया। समझ में आया चीज? ठीक, अब देखो, अब सेकेंड चीज, ये वाला जो ग्राफ है ए बी, ठीक है। अब जो ग्राफ ये दोनों है, पहला चीज क्या मिल गया हमें? पहला पैरामीटर मिल गया हमें आई बी इज इक्वल्स टू आई सी। ठीक, ये दो चीज, एक पैरामीटर हमें ये मिल गया कि इसका इंटेंसिटी क्या है? सेम है। अब आई ए और आई बी, ये दो ग्राफ दिख रहे हैं। ये दो ग्राफ के लिए इंटेंसिटी क्या है? अलग अलग है। करंट इनका देखो अलग अलग है। आई ए का करंट अलग है, आई बी का करंट अलग है। पर इसका देखो, आगे जाओ, ये इसका वी नॉट क्या है? सेम है। इसका वी नॉट क्या है? सेम है। आई ए का और आई बी का वी नॉट क्या है? सेम। वी नॉट का फॉर्मूला, वी नॉट पहले देखो, समझने के लिए फॉर्मूले से बताती हूँ ताकि जल्दी हो जाए। देखो क्या लिखोगे? वी नॉट का फॉर्मूला एच सी बाय लेमडा ई माइनस फाइव बाई ई। अगर मैं इसको ग्राफ बी के लिए लिखूं तो मैं लेमडा बी लिख दे रही हूँ, ठीक है। या फिर अगर आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं इसको? एच सी मत लिखो, इसको अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना है तो एच एफ लिख लो, एच एफ बाई ई, एच एफ बाई ई। और एफ किसका? अगर कर्व बी के लिए लिख रहे हो तो बी के लिए लिख लो, जिसके टर्म्स में भी दे। अगर ये लैम्डा के टर्म्स में दे देता तो इस इक्वेशन से निकालना, एफ के टर्म्स में दिया इसलिए इस इक्वेशन से निकाल रहे। तो अगर कर्व ए के लिए लिखोगे ये वैल्यू कौन सी? स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ऐसा इक्वेशन होगा। और अगर कर्व बी के लिए लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एच एफ बी बाई ई माइनस फाइव बाई ई। ठीक, ये इक्वेशन हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, कर्व ए के लिए और कर्व बी के लिए। ऐसा क्यों लिखा? दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या दिया है? बराबर। अब दोनों बराबर है मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई कैसे लिख सकते हो? यहाँ कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ क्या? अगर ये दोनों बराबर हैं बेटा तो क्या लिख सकते हो? एफ ए बाई ई एच माइनस फाइव ई इज इक्वल्स टू एच एफ बी बाई ई माइनस फाइव बाई ई। ये कट गया,
ये दोनों सब कर दिया, सीधा क्या बच रहा है, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, ये एक पैरामीटर बन गया। तो मतलब दो चीज़ें मिल गई, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी एंड आई बी इज इक्वल्स टू आई सी। ठीक, एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी। ठीक, अब ये दोनों के बेसिस में आप ऑप्शन ढूंढिए। ठीक है, चलो समझ में आया। अगर मान लो इसको एफ ए एफ बी नहीं देके कुछ और देता या लैम्डा के टर्म्स में देता तो इस वाले इक्वेशन में पुट करके उसको बराबर कर लोगे। ठीक है, ये वाले इक्वेशन में पुट करना, ए और बी के लिए निकालना और दोनों इक्वेशन को बराबर कर देना, तो उसके टर्म्स में ये रिलेशन आ जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आई बी और आई सी, तो आई बी इज इक्वल्स टू आई सी, ये एक टर्म दिख रहा है कि जहाँ पे आई बी और आई सी क्या है, बराबर। बट इसमें एफ बी और एफ सी को क्या दे दिया है, बराबर दिया हुआ है। तो मतलब ये आपका ये इक्वेशन भी हो सकता है, ये शायद मैंने गलत लिख दिया ऑप्शन, इसके हिसाब से सॉरी ये ए और बी है। ठीक है, देखो इसके हिसाब से ये आई बी और आई सी तो सही है क्योंकि आई इंटेंसिटी इन दोनों की बराबर है, बट आई बी एफ बी और एफ सी ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो एफ ए आई बी, ये तो हो ही नहीं सकता, कहाँ है पता नहीं। इसके बाद देखो ये वाला ऑप्शन एफ ए और एफ सी सेम है क्या, नहीं है। इंटेंसिटी आई ए आई सी सेम है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ग्राफ ही अलग है, आई ए और आई सी का इंटेंसिटी तो सेम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला ऑप्शन देखो एफ ए और एफ बी तो प्रूफ किए हैं, सही है। एंड आई ए एंड आई सी डज नॉट इक्वल, वेल डन, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि आई बी और आई सी बराबर है, आई ए और आई बी क्या है, दोनों बराबर आपस में नहीं है। आपको दिख ही रहा है कि आई ए और आई बी का करंट क्या है, अलग अलग है। तो बस एनालिसिस थोड़ा आराम से करना, ऐसे सॉल्व करना, और बहुत हौच पौच हो रहा होगा तो एक बार शांत दिमाग से और बना के कोशिश करना। ठीक है, चलिए बेटा, फिर इतने में हम आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं और इसके बाद के जो अगले क्लास होंगे उसमें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बट बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। सारे डाउट्स कलेक्ट करिएगा और हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब मुझे दिखाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बेटा, बाय बाय।